welcome to your own channel Easy Studies by Preeti. Today we are going to cover up the second chapter of macroeconomics, that is some basic concepts of macroeconomics. The portions that will cover up in this chapter are first of all classification of goods, that is the goods they are classified into final goods and intermediate goods, consumption and capital goods. The second topic that we will cover up in this chapter is concept and components of consumption expenditure, concept and components of investment, stock and flow, four sectors of economy, intersectoral flow, real flow and money flow. Then we will cover up circular flow. National income and related aggregates will be followed up in my next upcoming video. So if you like my videos, you like my way of explanation, do subscribe to my channel so that I should also be excited to make more videos for you all. Since the topic of the chapter is some basic concepts of macroeconomics और जो हमारा पहला टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स को डिस्कस करने के पहले लेट्स सी कि हम अपने आसपास काफ़ी सारी चीज़ों को देखते हैं. वी सी ए काउंटलेस नंबर ऑफ गुड्स जो कि हमारे आसपास प्रोड्यूस हो रहे हैं या मींस जो कंज्यूम हो रहे हैं इकोनॉमी में. जैसे कि मान लिया शूज़ की बात हो गई, शर्ट्स हो गए स्कूल चिल्ड्रन के, मशीन्स हो गए, टूल्स हो गए, या फिर जो भी चीज़ें हमारे आसपास दिखती हैं. जैसे कि मान लिया कि जो फार्म मशीनरी की अगर हम बात कर लें, हम गन्स एंड एम्यूनिशन की बात कर लें, डिफेंस गुड्स की बात कर लें, तो we will be seeing that how these different goods they are classified. Goods are classified into final goods and intermediate goods, consumption goods or consumer goods and capital goods. Now let us see one by one each of them. These are those goods which are used either for final consumption or for investment. Means वो goods जिन goods ने अपनी प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन को क्रॉस कर दिया है और वो अपने फाइनल यूज़र के यूज़ के लिए रेडी हैं. मीन्स कि अब ये फाइनल यूज़र्स को भी हम क्लासीफाई कर सकते हैं कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर्स में. मीन्स कि फाइनल गुड्स ये फाइनल गुड्स ऑफन क्लासिफाइड होते हैं फाइनल कंज्यूमर गुड्स में और फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स में. फाइनल कंज्यूमर गुड्स जो होते हैं वो फाइनली उनके कंज्यूमर्स उनको परचेज़ करते हैं कि अपने वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए. जैसे फॉर एग्जांपल यू परचेज्ड अ ड्रेस फॉर योरसेल्फ, आपने अपने लिए ड्रेस परचेज़ की, यू आर द फाइनल यूज़र ऑफ दैट. अब उसमें कोई वैल्यू नहीं ऐड होनी है. लेकिन अगर मान लिया कि एक रिटेलर किसी होलसेल से शॉप से ये अगर कपड़े को ख़रीदता है तो ऑब्वियसली वो उसमें और वैल्यू ऐड करेगा और वो अभी उसके फाइनल यूज़र तक नहीं पहुंचा है. ये तो हो गए हमारे फाइनल कंज्यूमर गुड्स. लेकिन फाइनल अगर हम फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स की बात करते हैं तो फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स वो गुड्स होते हैं जो कि फाइनली उनके प्रोड्यूसर्स उनको प्रोड्यूस करते हैं और वो जनरली यूज़ होते हैं एज अ फिक्स्ड एसेट इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन. जैसे कि मशीन्स वगैरह को जो प्रोड्यूसर्स ख़रीदते हैं, मान लिया कि अगर एक इंडस्ट्रियलिस्ट किसी रॉ मटेरियल को ख़रीद रहा है तो वो फाइनल प्रोड्यूसर गुड नहीं होगा. लेकिन अगर मान लिया कि उसी प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए वो किसी मशीन को ख़रीद रहा है तो वो क्या हो गया, वो उसका एक फिक्स्ड एसेट है एंड दैट इज़ द फाइनल प्रोडक्शन गुड्स. अब जो एक्सपेंडिचर फाइनल कंज्यूमर गुड्स पे होता है बाय हाउस होल्ड उसको कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहते हैं, और जो फाइनल एक्सपेंडिचर प्रोड्यूसर गुड्स पे होता है बाय द प्रोड्यूसर्स इट इज़ कॉल्ड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर. तो अगर हम एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स की बात करते हैं तो इट इज़ इक्वल टू एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स इट इज़ इक्वल टू कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर. तो अब फाइनल गुड्स वो गुड्स हुए यानी कि जिन्होंने अपनी बाउंड्री लाइन को, प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन को क्रॉस कर लिया, अब उनमें कोई वैल्यू नहीं ऐड होनी है, वो फाइनली अपने कंज्यूमर के पास आ गए हैं. ठीक है. नाउ द इंटरमीडिएट गुड्स. इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनमें जो अभी भी मीन्स प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन को क्रॉस नहीं किए हैं, अभी भी उनमें कुछ वैल्यू
ऐड होना बाकी है। जैसे मान लिया कि यहाँ मैंने अभी बात करी कि आपने अपने लिए ड्रेस ख़रीदा, उसको आपने पहन लिया, पार्टी में आप पहन के गए, अब उसमें कोई वैल्यू ऐड होना नहीं है। लेकिन अगर उसी ड्रेस को कोई रिटेलर ख़रीदता है होलसेलर से, तो अभी उसमें वो और वैल्यू ऐड करेगा उसके फाइनल कंज्यूमर तक पहुँचने पे। मान लिया कि मीन्स कि अभी उसमें वैल्यू ऐड होनी बाकी है इन गुड्स में, एंड और अभी ये अपने दे आर नॉट रेडी टू यूज़ बाय देयर मीन्स फाइनल यूज़र। तो in precise language we can say that intermediate goods are those goods which are purchased by one firm from the other, like इसमें हम रॉ मटेरियल का एग्जाम्पल ले सकते हैं, ठीक है। देन लेकिन कुछ ऐसे गुड्स होते हैं जो एट द सेम टाइम फाइनल गुड्स भी हो सकते हैं और इंटरमीडिएट गुड्स भी हो सकते हैं। जैसे मान लिया कि आपने शुगर ख़रीदा, आप अपने घर में लेके आए, आपने शुगर को टी में डाला, रसगुल्ले बनाए, जो भी करे, तो आपने उसमें कोई वैल्यू नहीं ऐड करी, यू ऑल कंज्यूम्ड दैट, फॉर यू इट वॉज़ अ फाइनल गुड। लेकिन अगर कोई कन्फेक्शनर उस गुड को ख़रीदता है तो अभी भी वो अपनी मिठाइयों में उसको ऐड, स्वीट्स में उसको ऐड करेगा और अभी उसकी वैल्यू ऐड होगी, देन एट दैट टाइम इट इज़ अ intermediate good. So a good can be intermediate and final good at the same time, but it depends upon the यूज़ ऑफ इट। इसके एंड यूज़ पे डिपेंड करता है कि वो गुड फाइनल गुड है या इंटरमीडिएट गुड है। देन कम्स कंजम्पशन गुड्स और कंज्यूमर गुड्स। हम कंजम्पशन गुड्स या कंज्यूमर गुड्स की जब बात करते हैं तो ये वो गुड्स होते हैं कि मीन्स कि जो डायरेक्टली यूज़ होते हैं ह्यूमन बींग्स के द्वारा फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ देयर वांट्स। जैसे कि मान लिया कि आइसक्रीम हुआ, मिल्क हो गया, ये सारी चीज़ें हाउस होल्ड यूज़ करते हैं और these goods they are consumed by the households when purchased. Now then these consumption goods they can be further classified into durable goods, semi durable goods, non durable goods and non material goods or services. Let us see one by one कि ये है क्या। ड्यूरेबल कंजम्पशन गुड्स वो गुड्स होते हैं जो कि सेवरल ईयर्स तक यूज़ किए जा सकते हैं, मीन्स विच कैन बी यूज फॉर सेवरल ईयर्स, एंड उनकी जो वैल्यू होती है वो रिलेटिवली हाई होती है। जैसे कि इसमें हम एग्जांपल ले सकते हैं कि मीन्स कि ये रेपिटेडली यूज़ होते हैं बिफोर डिस्कार्डेड एज यूजलेस, जैसे कि टीवी, रेडियो, कार, स्कूटर, वॉशिंग मशीन, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं ड्यूरेबल गुड्स के। सेकेंड नंबर पे सेमी ड्यूरेबल गुड्स। सेमी ड्यूरेबल कंजम्पशन गुड्स वो गुड्स होते हैं जो कि मीन्स कि एक साल के लिए एक साल के लिए यूज़ किए जा सकते हैं या स्लाइटली एक साल से ज़्यादा तक यूज़ हो सकते हैं। इनकी जो वैल्यू होती है वो बहुत हाई नहीं होती है, जैसे क्लॉथ्स है, फर्नीचर है, क्रॉकरी है, इलेक्ट्रिक गुड्स है, ये एग्जाम्पल है सेमी ड्यूरेबल गुड्स का। थर्ड कम्स द नॉन ड्यूरेबल गुड्स। नॉन ड्यूरेबल गुड्स वो गुड्स होते हैं जिन मीन्स और सिंगल यूज़ कंजम्पशन गुड्स होते हैं, मीन्स कि जो सिंगल कंजम्पशन गुड्स भी कहते हैं, जो कि एक सिंगल एक्ट ऑफ कंजम्पशन जिनका होता है, मीन्स वो सिंगल टाइम यूज़ होते हैं। जैसे मान लिया कि आपने ब्रेड ख़रीदा मार्केट से, ब्रेड आप घर पे लेके आए, यू एट दैट आप, मीन्स आपने उसका सिंगल टाइम यूज़ किया, वो डबल टाइम उसका यूज़ नहीं हो सकता है, और दैट बिकॉज दैट सेम ब्रेड इट कैनॉट बी यूज्ड अगेन वंस इट हैज़ गॉन इनटू योर स्टमक। आप जो ऐसे गुड्स जिनकी रिलेटिवली लो वैल्यू होती है, जैसे कि इंक हो गया, डोमेस्टिक एलपीजी हो गई, मिल्क हो गया, पेट्रोल हो गया, ये कुछ एग्जाम्पल है हमारे नॉन ड्यूरेबल और सिंगल यूज़ कंजम्पशन गुड्स के। then comes the non-material goods और services। ये मीन्स कि ये नॉन मटीरियल गुड्स और सर्विसेज वो होती हैं जो डायरेक्टली हमारी ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करती हैं। जैसे कि मान लिया कि हमने सर्विसेज ली, इसमें हम सर्विसेज को इंक्लूड करते हैं। जैसे मान लिया कि यू आर सफरिंग फ्रॉम फीवर, यू वेंट टू द डॉक्टर, यू पेड हिज फीस, द डॉक्टर
he examined you and gave you some medicine. Similarly, you are in need of a lawyer, या आपका जो डोमेस्टिक सर्वेंट है, ये सभी हमारे नॉन मटीरियल गुड्स एंड सर्विसेज में आते हैं जो डायरेक्टली हमारी ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करते हैं. द कैपिटल गुड्स. कैपिटल गुड्स ये फिक्स्ड एसेट्स होते हैं प्रोड्यूसर्स के, जैसे कि मान लिया प्लांट एंड मशीनरी की बात कर लें तो ये सभी एग्जाम्पल हैं कैपिटल गुड्स के. मींस कि जो या तो प्रोड्यूसर के द्वारा यूज़ किए जा सकते हैं, मींस कि फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ द कैपिटल स्टॉक और फॉर एडिशन टू द कैपिटल स्टॉक एज फिक्स्ड एसेट्स. एंड कैपिटल गुड्स दे आर repeatedly used in the process of production for several years and their value is also high. ये नट एंड बोल्ट्स भी जो यूज़ होते हैं वो भी सेवरल ईयर्स तक यूज़ होते हैं, लेकिन इनको हम कैपिटल गुड्स नहीं कहेंगे क्योंकि इनकी जो वैल्यू होती है वो लो होती है और कैपिटल गुड्स की वैल्यू हाई होनी चाहिए. तो हम इसमें उन्हीं फिक्स्ड एसेट्स को प्रोड्यूसर्स के इंक्लूड करेंगे जो कि प्रोडक्शन के प्रोसेस में काफ़ी सारे सालों तक यूज़ होते हैं और उनकी वैल्यू हाई होती है. और इन कैपिटल गुड्स में डेप्रिसिएशन भी इन्वॉल्व होता है, मींस कि जो लॉस ऑफ फिक्स्ड एसेट्स. आई विल एक्सप्लेन यू क्लियरली अबाउट डेप्रिसिएशन इन माय नेक्स्ट स्लाइड्स. अब यहाँ पे जितने भी कैपिटल गुड्स होते हैं वो प्रोड्यूसर गुड्स होते हैं, लेकिन सभी प्रोड्यूसर गुड्स कैपिटल गुड्स नहीं होते हैं. प्रोड्यूसर गुड्स वो गुड्स होते हैं जो कि प्रोडक्शन में यूज़ होते हैं ऑफ अदर गुड्स एंड सर्विसेज, जैसे कि हम इसमें रॉ मटेरियल्स को भी इंक्लूड कर सकते हैं जो कि प्रोड्यूसर्स जिनको यूज़ करते हैं. और ये मीन्स कि ये प्रोड्यूसर गुड है बट इट कैन नॉट बी इंक्लूडेड इन द कैपिटल गुड. एज आई सेड दैट कैपिटल गुड्स की शर्त ये होती है कि ये काफ़ी सारे सालों तक यूज़ होते हैं और इनकी रिलेटिवली वैल्यू हाई होती है. लेकिन रॉ मटेरियल इट्स सिंगल यूज़, इट कैन नॉट बी कैटेगराइज्ड इनटू कैपिटल गुड. और जो मीन्स कि गुड्स विच आर यूज्ड एज फिक्स्ड एसेट्स बाय द प्रोड्यूसर लाइक प्लांट एंड मशीनरी, अनलाइक द फिक्स्ड एसेट्स ऑफ द प्रोड्यूसर गुड्स यूज्ड एज रॉ मटेरियल, दे आर नॉट ड्यूरेबल यूज गुड्स. और अगर हम कंजम्पशन गुड्स और कैपिटल गुड्स के क्लासिफिकेशन की बात करें तो कंजम्पशन गुड्स दे लीड टू डायरेक्ट सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स, लेकिन कैपिटल गुड्स दे डू नॉट लीड टू डायरेक्ट सेटिस्फैक्शन ऑफ द ह्यूमन वांट्स. ये कंजम्पशन गुड्स को जहाँ हाउस होल्ड परचेज करते हैं, वहीं अगर हम कैपिटल गुड्स की बात करें तो दे आर कंज्यूम्ड बाय द हाउस होल्ड, इंस्टेड दीज दे आर यूज्ड बाय द प्रोड्यूसर फॉर फर्दर प्रोडक्शन. और अगर हम एक्सपेंडिचर की बात करें तो कंजम्पशन गुड्स पे जो एक्सपेंडिचर होता है उसको हम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहते हैं, और जो कैपिटल गुड्स पे जो इन्वेस्टमेंट होता है उसको हम इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कहते हैं. अगर हम स्टॉक की बात करते हैं तो हम इकोनॉमिक वेरिएबल के उस क्वांटिटी की बात करते हैं जो कि मेजर होता है एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम. स्टॉक का कोई टाइम डायमेंशन नहीं होता है, ये एक स्टैटिक कॉन्सेप्ट है. जैसे वेल्थ, वाटर इन अ टैंक, दे ऑल आर कैटेगराइज्ड इन स्टॉक. नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट फ्लो, हम फ्लो की जब हम बात करते हैं तो हम उस इकोनॉमिक वेरिएबल के क्वांटिटी की बात करते हैं विच इज़ मेजर्ड ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम. इसका टाइम डायमेंशन होता है लाइक पर आवर, पर डे एक्सेट्रा, एंड इट इज़ अ डायनेमिक कॉन्सेप्ट. जैसे कि इन्वेस्टमेंट, वाटर इन अ स्ट्रीम, दे ऑल आर कैटेगराइज्ड इन फ्लो. नाउ लेट्स टॉक अबाउट इन्वेस्टमेंट. इन्वेस्टमेंट ये नेट एडिशन है विच इज़ मेड टू द एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ कैपिटल. नेट इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन. डेप्रिसिएशन यानी कि जो टूट फूट हुई है उसको हम डेप्रिसिएशन में इंक्लूड करते हैं. Now depreciation it refers to fall in the value of fixed asset. जैसे मान लिया कि आपने मशीन खरीदी, मशीन को आपने 4-5 साल यूज़ किया, आपने 5-6 लाख रुपए की मशीन खरीदी, लेकिन अगर 5-6 साल बाद उसकी वैल्यू क्या उतनी रहेगी
उसमें जो भी टूट फूट हुई है, जो भी मीन्स आपने जो उसका यूज़ किया है, जो उसकी वैल्यू में फॉल हुआ है उस फिक्स्ड एसेट के ड्यू टू द नॉर्मल वेयर एंड टेयर एंड ड्यू टू द पैसेज ऑफ टाइम एंड एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस, यानी एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस मीन्स कि ये ऑब्वियसली न्यू टेक्निक उसकी जगह पे आ गई होगी, वो ओल्ड टेक्निक हो गई है 5-6 साल यूज़ करने से. सो दीज ऑल आर इंक्लूडेड इन डेप्रिसिएशन. एक्सपेक्टेड एंड अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस मीन्स कि अगर उस टेक्नोलॉजी में कोई चेंज हुई है, जैसे कि मान लिया कि पहले ब्लैक एंड वाइट टीवीज़ आती थी, नाउ कलर टीवी, नाउ एलईडी, नाउ प्लाज्मा एंड मैनी मोर वैराइटीज़. फिर उसके डिमांड में भी जो चेंजेस आते हैं उसको भी हम डेप्रिसिएशन में यूज़ करते हैं. कि मीन्स अगर एक एग्जांपल हम इसमें लेते हैं कि एक प्लांट प्रोड्यूस करता है रबर शूज़ को, वो ऑब्सोलेट हो जाएगा अगर यहाँ पे डिमांड, लोगों का डिमांड शिफ्ट हो जाता है रबर शूज़ से लेदर शूज़ की तरफ. नाउ और अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस उस टाइम पे आता है जैसे मान लिया कि कोई नेचुरल कैलामिटी आ गई या मार्केट वैल्यू में फॉल हो गया मींस एसेट्स के, जबकि इकोनॉमिक रिसेशन हो, या लॉस ऑफ वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ओइंग टू अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस, इट इज़ कॉल्ड कैपिटल लॉस. और ये जो लॉसेस होते हैं ये पार्ट नहीं होते हैं डेप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड का. मींस कि अगर कोई लॉस होता है वैल्यू में फिक्स एसेट्स के विच इज़ ओइंग टू अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस लाइक नेचुरल कैलामिटी और फॉल इन द मार्केट वैल्यू, उसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे डेप्रिसिएशन में. केवल एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस को ही कंसिडर किया जाता है इन द एस्टिमेशन ऑफ डेप्रिसिएशन, नॉट द अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस. मैक्रो पॉइंट ऑफ व्यू हमारी इकोनॉमी डिवाइडेड है 4 सेक्टर्स में. पहला तो हो गया हाउस होल्ड सेक्टर, दूसरा फर्म्स और प्रोड्यूसिंग सेक्टर, थर्ड गवर्नमेंट सेक्टर, फोर्थ फॉरेन सेक्टर या एक्सटर्नल सेक्टर, या जिसको हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं. नाउ हाउस होल्ड सेक्टर की अगर हम बात करते हैं तो हाउस होल्ड सेक्टर फैक्टर सर्विसेज देता है फर्म को, गवर्नमेंट को और फॉरेन सेक्टर को. अब ये फैक्टर सर्विसेज क्या है, जैसे कि लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये सभी चीज़ें कौन देता है, हाउस होल्ड सेक्टर देता है. और इन फैक्टर सर्विसेज के रिटर्न में इसको फैक्टर पेमेंट्स किए जाते हैं हाउस होल्ड सेक्टर को, और ये हाउस होल्ड सेक्टर ट्रांसफ़र पेमेंट्स को भी रिसीव करता है फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड द फॉरेन सेक्टर. हाउस होल्ड सेक्टर अपनी इनकम को इन्वेस्ट करता है फॉर द पेमेंट्स फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, जो कि ये फर्म से परचेज़ करता है. गवर्नमेंट को टैक्सेस पे करने में ये अपनी मनी को, इनकम को स्पेंड करता है, और इम्पोर्ट्स के पेमेंट्स के लिए भी अपनी इनकम को हाउस होल्ड सेक्टर स्पेंड करता है. अगर हम फर्म्स की बात करते हैं तो या प्रोड्यूस फर्म्स, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज द प्रोड्यूसर सेक्टर. तो ये जो फर्म्स होते हैं ये रेवेन्यू रिसीव करते हैं हाउस होल्ड, गवर्नमेंट एंड द फॉरेन सेक्टर फॉर द सेल ऑफ देयर गुड्स एंड सर्विसेज, और ये रिसीव करते हैं गवर्नमेंट से सब्सिडीज़ को भी. ये इनकी पेमेंट्स होती हैं जो ये हाउस होल्ड सर्विसेज से जो भी ये फैक्टर सर्विसेज लेते हैं उनके पेमेंट्स में, गवर्नमेंट को टैक्सेस पे करने में, और इम्पोर्ट्स टू द फॉरेन सेक्टर. अब जब हम गवर्नमेंट सेक्टर की बात करते हैं तो यहाँ पे हम मींस गवर्नमेंट एक वेलफेयर एजेंसी के रूप में भी काम करती है और एज अ प्रोड्यूसर भी वर्क करती है. तो गवर्नमेंट रेवेन्यू रिसीव करती है फर्म से, हाउस होल्ड और फॉरेन सेक्टर से फॉर सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, टैक्स फीस एक्सेट्रा. अब गवर्नमेंट क्या करती है, वो फैक्टर पेमेंट्स को करती है हाउस होल्ड को, और इस मनी को वो स्पेंड करती है ऑन ट्रांसफ़र पेमेंट्स एंड सब्सिडीज़. सेकेंडली, अगर हम फॉरेन सेक्टर या एक्सटर्नल सेक्टर या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की बात करते हैं तो फॉरेन सेक्टर रेवेन्यू रिसीव करता है फर्म से, हाउस होल्ड से और गवर्नमेंट से फॉर एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, और ये अपनी पेमेंट्स करता है फॉर इम्पोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर फर्म्स एंड द गवर्नमेंट, और ये अपनी पेमेंट करता है फैक्टर सर्विसेज को टू द हाउस होल्ड. अब हम बात करते हैं इंटरसेक्टोरल फ़्लो की. इंटरसेक्टोरल फ़्लो क्या है कि हमारी इकोनॉमी का हर एक सेक्टर
वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है इन वन वे और द अदर, एंड दिस डिपेंडेंसी ऑन वन एंड अनदर इट इज़ कॉल्ड एज इंटरसेक्टोरल इंटरडिपेंडेंस। अब जैसे कि हाउस होल्ड सेक्टर की अगर हम बात करें तो ये डिपेंडेंट होता है प्रोड्यूसर सेक्टर पे फॉर द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो कि उसकी कंजम्पशन के लिए उसको नीडेड होते हैं। अगर हम प्रोड्यूसर सेक्टर की बात करें तो वो डिपेंडेंट होता है हाउस होल्ड सेक्टर पे फॉर द सप्लाई ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जैसे कि जो मींस लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर के लिए ये प्रोड्यूसर सेक्टर डिपेंडेंट होता है हाउस होल्ड सेक्टर पे। अगर हम यहाँ गवर्नमेंट सेक्टर की बात करें तो गवर्नमेंट सेक्टर डिपेंडेंट होता है प्रोड्यूसर एंड हाउस होल्ड सेक्टर पे फॉर इट्स टैक्स एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू। जो प्रोड्यूसर्स और हाउस होल्ड सेक्टर्स हैं वो डिपेंडेंट होते हैं गवर्नमेंट पे फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज बिसाइड्स लॉ एंड ऑर्डर एंड डिफेंस। तो ये जो इंटरसेक्टोरल इंटरडिपेंडेंस है इट लीड्स टू इंटरसेक्टोरल फ्लोज either in the forms of goods and services or in the form of money. Intersectoral in the form of money it is called money flow, and in the forms of goods and services it is called real flow। यानी कि अगर ये फ्लो गुड्स एंड सर्विसेज के टर्म में है तो उसको हम रियल फ्लो बोलते हैं, और अगर वो मनी के टर्म्स में है तो उसको हम मनी फ्लो बोलते हैं। नाउ लेट अस सी दैट व्हाट इज मनी फ्लो एंड रियल फ्लो। अब सबसे पहले रियल फ्लो में हम ये मानते हैं कि इकॉनमी में दो ही सेक्टर हैं, एक तो आपका हाउस होल्ड सेक्टर है, एक प्रोड्यूसिंग सेक्टर है, वहाँ पे गवर्नमेंट और एक्सटर्नल या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड नहीं है। तो यहाँ पे पहले हमने एग्जाम्पल में देखा है, इन द पिक्चर यू कैन सी द हाउस होल्ड सेक्टर एंड द प्रोड्यूसिंग सेक्टर, प्रोड्यूसर सेक्टर और द फर्म। यहाँ पे क्या है कि जो फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हाउस होल्ड सेक्टर क्या कर रहा है, अपने फैक्टर सर्विसेज को दे रहा है प्रोड्यूसिंग सेक्टर को, यानी कि लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर हाउस होल्ड सेक्टर प्रोड्यूसिंग सेक्टर को दे रहा है ताकि वो प्रोडक्शन करे। अब ये प्रोड्यूसर सेक्टर ने हाउस होल्ड सेक्टर से ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ले लिए। अब प्रोड्यूसिंग सेक्टर क्या करता है, इन सभी चीज़ों, इन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करता है, और उन फैक्टर सर्विसेज के बदले में प्रोड्यूसिंग सेक्टर हाउस होल्ड सेक्टर को गुड्स एंड सर्विसेज देता है। दिस इज रियल फ्लो इन टर्म्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जहाँ हाउस होल्ड सेक्टर फैक्टर सर्विसेज दे रहा है प्रोड्यूसिंग सेक्टर को, वही प्रोड्यूसिंग सेक्टर गुड्स एंड सर्विसेज दे रहा है हाउस होल्ड सेक्टर को। Now let us see the monetary circular flows or the money flow in a two sector economy। इस इकोनॉमी में भी टू सेक्टर है, एक प्रोड्यूसिंग सेक्टर है, एक हाउस होल्ड सेक्टर है। हमने देखा कि हाउस होल्ड सेक्टर ने प्रोड्यूसिंग सेक्टर को क्या दिया था, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर दिया था, बदले में प्रोड्यूसिंग सेक्टर ने उसको गुड्स एंड सर्विसेज दी थी। अब यहाँ पे मान लिया कि प्रोड्यूसिंग सेक्टर ने गुड्स को प्रोड्यूस करा और वो क्या करता है, हाउस होल्ड सेक्टर को देता है। हाउस होल्ड सेक्टर क्या करता है, बदले में उसको पेमेंट करता है, और इन पेमेंट को प्रोड्यूसिंग सेक्टर क्या करता है, हाउस होल्ड सेक्टर से जो भी उसने फैक्टर सर्विसेज ली थी उनकी पेमेंट करता है। यहाँ पे हम इन दोनों सेक्टर्स के बीच में मनी फ्लो को देख रहे हैं। प्रोड्यूसिंग सेक्टर फैक्टर सर्विसेज के बदले में हाउस होल्ड सेक्टर को, जैसे कि लैंड के बदले में रेंट दे रहा है, लेबर के बदले में वेजेस दे रहा है, कैपिटल के बदले में इंटरेस्ट दे रहा है, और एंटरप्रेन्योरशिप के बदले में प्रॉफिट्स दे रहा है। वहीं हाउस होल्ड सेक्टर जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूसिंग सेक्टर से ले रहा है उनके ऊपर वो पेमेंट कर रहा है, मींस कि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो वो कर रहा है इन गुड्स एंड सर्विसेज पे। दिस इज़ द मॉनेटरी फ्लो और मनी फ्लो। अब हम बात करते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की। तो सबसे पहले हर एक इकॉनमी में 3 एक्टिविटीज़ ऐसी होती हैं जो कि कभी स्टॉप नहीं होती हैं। पहला तो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, दूसरा जनरेशन ऑफ इनकम विच इज़ इन टर्म्स ऑफ वेजेस, इंटरेस्ट, रेंट एंड प्रॉफिट, and the third is expenditure which is in terms of consumption expenditure and investment expenditures। in fact अगर हम बात करें तो ये तीनों ही जो फ्लोज हैं, ये तीनों ही जो एक्टिविटीज़ हैं, प्रोडक्शन, इनकम और एक्सपेंडिचर, दे आर लाइफ लाइन्स ऑफ एन इकोनॉमी। और अगर हम कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमी की बात करते हैं तो वो
इन तीनों एक्टिविटीज़ के बिना एग्जिस्ट ही नहीं करता है, एंड इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ट्रेस द बिगिनिंग ऑफ दीज एक्टिविटीज़ एंड इट इज़ ऑल्सो इम्पॉसिबल टू प्रेडिक्ट देयर एंड। मीन्स कि इनकी शुरुआत कब से हुई है ये भी मीन्स इसको ट्रेस नहीं किया जा सकता है, और ये भी प्रेडिक्शन नहीं की जा सकती है कि इनका एंड कब होगा। प्रोडक्शन, इनकम और एक्सपेंडिचर ये तीनों ही फ्लो वेरिएबल्स हैं, और they have been in existence like a circle which has no beginning and no end. अब अगर यहाँ हम बात करते हैं 3 phases ऑफ सर्कुलर फ्लो की, तो हम ये मान के चलते हैं कि हर एक इकॉनमी में 3 एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि कभी स्टॉप नहीं होती हैं। जैसे कि मान ली इनको हम इकॉनमी की लाइफ लाइन कहते हैं, कि जैसे कि अगर हम इकॉनमी के कॉन्सेप्ट की बात करें तो इन तीनों के बिना वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। और ये तीनों सर्विसेज जो हैं वो सबसे पहला है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जनरेशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ इनकम। अब अगर हम इनके बिगिनिंग की बात करें या इनके एंड की बात करें तो ना तो हम इसको ट्रेस कर सकते हैं कि इनकी बिगिनिंग कब हुई, और ना ही हम ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि इनका एंड कब होगा। बात करते हैं हम 3 phases ऑफ सर्कुलर फ्लो की। तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं फेज़ ऑफ प्रोडक्शन की बात करते हैं। फेज़ ऑफ प्रोडक्शन की जब हम बात करते हैं, इट इज़ ऑल्सो नोन एज प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इट रेफर्स टू द वैल्यू एडिशन। वैल्यू एडिशन का मतलब क्या है? प्रोड्यूस, जैसे कि मान लिया कि अगर हमारे पास कोई वुड लॉग है, वो 5000 का है, उसको हमने चेयर में कन्वर्ट कर दिया वर्थ 10,000 रुपीज़, तो ये जो हमारा 5000 10,000 माइनस 5000 आ रहा है, दैट इज़ द वैल्यू एडिशन। सो मीन्स कि अगर हम फेज़ ऑफ प्रोडक्शन की बात करें सर्कुलर फ्लो में, तो इसका मीनिंग होता है द प्रोसेस ऑफ वैल्यू एडिशन बाय द प्रोड्यूसिंग सेक्टर। अब ये प्रोड्यूसिंग सेक्टर क्या करता है? ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को परचेज़ करता है हाउस होल्ड से। हाउस होल्ड से क्या क्या चीज़ें ये लेता है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ऑब्वियसली इसको हाउस होल्ड से ही मिलते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। अब ये जो भी फैक्टर इनपुट्स हैं वो अब ये क्या करता है कि ये फैक्टर इनपुट्स को लेता है हाउस होल्ड सेक्टर से, जैसे कि लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर हैं, और ये जो फैक्टर इनपुट्स हैं उनको वो यूज़ करता है नॉन फैक्टर इनपुट्स के साथ फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। और ये जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं वो प्रोड्यूस होते हैं हमारे ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए, और अगर हम ह्यूमन वांट्स की बात करें तो उसका कोई एंड नहीं है, एंड अकॉर्डिंगली देयर इज़ नो एंड टू द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। अब अगर हम नेक्स्ट फेज़ की बात करते हैं, दैट इज़ फेज़ ऑफ इनकम जनरेशन, जिसको कि फेज़ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं। तो अब ये जो हमने देखा कि हाउस होल्ड सेक्टर अपनी फैक्टर सर्विसेज दे रहा है प्रोड्यूसर सेक्टर को, तो ये जो हाउस होल्ड सेक्टर अपने फैक्टर्स को दिया है उनके बदले में प्रोड्यूसर सेक्टर उसको पेमेंट करता है, जैसे कि लैंड के बदले में रेंट देता है, कैपिटल के बदले में इंटरेस्ट देता है, और लेबर के बदले में वेजेस एंड सैलरीज देता है, और एंटरप्रेन्योरशिप के बदले में प्रॉफिट देता है। तो अगर हम हाउस होल्ड सेक्टर के व्यू पॉइंट से बात करें तो यहाँ पे देयर आर 3 फैक्टर्स ऑफ इनकम इन phase 2 of circular flow, and there is generation of income as a consequence of the production of goods and services in phase. Talk about disposition expenditure. तो अब अगर हम disposition expenditure की बात करते हैं तो यहाँ पे हम इनकम के यूज़ की बात करते हैं। इनकम कहाँ कहाँ स्पेंड होता है हम उसकी बात करते हैं, और where it is disposed of on the purchase of final goods and services. When the household they buy the final goods, there is कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और जब प्रोड्यूसर्स इन फाइनल गुड्स को बाई करते हैं तो उनको हम इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कहते हैं। तो अगर हम फेज़ 3 की बात करें तो देयर इज़ डिस्पोजिशन of income as a consequence of the generation of income in phase 2. तो प्रोडक्शन की बात अगर हम करें तो वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इट इज़ इक्वल टू इनकम जनरेटेड विच इज़ इक्वल टू एक्सपेंडिचर इन टर्म्स ऑफ C and I. Now let us talk about the
फ्लो मॉडल इन अ टू सेक्टर इकोनॉमी। तो अगर हम इस मॉडल को देखते हैं तो ऑब्वियसली व्हाट वी आर सेइंग कि सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि रियल फ्लो और मनी फ्लो को मिला दो एक साथ, तो ये हमारा सर्कुलर फ्लो आ जाता है। ठीक है, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर का, तो इसमें अगर हम एजम्पशंस की बात करें तो फ्रॉम द फर्स्ट साइड दैट व्हाट वी आर सीइंग इज दैट इस इकोनॉमी में देयर आर ओनली टू सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, दैट इज हाउस होल्ड एंड प्रोड्यूसर। अब ये हाउस होल्ड क्या करता है, अपनी इंटायर इनकम को वो स्पेंड करता है, जो मीन्स कि सो दैट देयर इज़ नो सेविंग। और ये डोमेस्टिक इकोनॉमी क्या है, ये क्लोज्ड इकोनॉमी नहीं, क्लोज्ड इकोनॉमी है, यानी कि यहाँ पे कोई भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं है और यहाँ पे कोई भी गवर्नमेंट नहीं है इस डोमेस्टिक इकोनॉमी में। अब अगर हम ऑब्जर्वेशन की बात करते हैं तो ये मॉडल कुछ ऑब्जर्वेशंस को बताता है, जैसे कि फैक्टर पेमेंट्स की बात करें हम तो फैक्टर पेमेंट्स बाय फर्म्स इट इज़ इक्वल टू वैल्यू एडिशन बाय द फर्म्स। तो जो भी वैल्यू एडिशन हुआ है वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू फैक्टर इनकम। और अगर हम यहाँ पे जो भी मनी फ्लो है वो मॉनेटरी एक्सप्रेशंस है रियल फ्लो का, एंड वन कैन ऑब्जर्व फ्रॉम द सर्कुलर फ्लो मॉडल कि जो भी वैल्यू एडेड है वो कन्वर्ट हो जाता है इनकम में और इनकम वो कन्वर्ट होता है एक्सपेंडिचर में, एंड it is this conversion process which keeps the circular flow always in a mode of or in a state of circularity। अगर हम इसके significance की बात करें तो मीन्स कि अगर हम इसकी स्टडी क्यों कर रहे हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट, तो पहला तो ये इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाता है फर्स्ट ऑफ ऑल बिकॉज ऑफ द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। ये सर्कुलर फ्लो मॉडल फैसिलिटेट करता है इन द एस्टिमेशन ऑफ द नेशनल इनकम। नेशनल इनकम क्या है, वो सम टोटल है फैक्टर इनकम का, यानी कि जो रेंट, प्रॉफिट, वेजेस और इंटरेस्ट पे जो भी इनकम हो रही है उनका सब टोटल है, विच फ्लोज फ्रॉम द प्रोड्यूसर टू द हाउस होल्ड ऑफ अ कंट्री। और इसको हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं एज अ मार्केट वैल्यू ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज फ्लोइंग फ्रॉम प्रोड्यूसर्स to other sectors of economy, and it can also be defined as the sum total of expenditure on the goods and services which are produced by the producer sector। और दूसरा इसका significance या important इसलिए है for the knowledge of intersectoral interdependence की हर circular flow model हमें ये help करता है कि हम ये समझ सकें कि कैसे जो इकोनॉमी के डिफरेंट सेक्टर्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं, और वी लर्न हाउ कंज्यूमर्स दे आर डिपेंडेंट on the producers। So this much for this chapter. I hope all your doubts are clear now and topics have been clarified to you all. We'll meet in the next video with national income and related aggregate